हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि। जब हम किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर मुंह करके या पहाड़ों पर जोर से आवाज़ देते हैं, तब कुछ समय पश्चात हमें वही ध्वनि पुनः सुनाई देती है, मानो कुएं या पहाड़ी से कोई उसे दोहरा रहा हो। ध्वनि का इस प्रकार किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है और इसे हम पराध्वनि या प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 8। आवश्यक सामग्री है 5 सेंटीमीटर व्यास तथा 1 मीटर लंबाई की 2 नलियाँ, घड़ी, समतल तख्ता। एक टेबल पर समतल तख्ते को सीधा खड़ा कर दीजिए। अब इस तख्ते के सामने एक नली को सॉरी इस तख्ते के सामने एक नली को बिंदुदार रेखा पी क्यू के समांतर टेबल पर रखिए, जैसा यहाँ चित्र में बताया गया है। नली के दूसरे सिरे पर एक टिक टिक घड़ी रखिए। दूसरी नली को क्यू आर दिशा के आसपास इस प्रकार घुमाइए कि घड़ी की आवाज़ परावर्तित होकर स्पष्ट सुनाई दे। इस प्रयोग को करने से पूर्व दोनों नलियों के बीच एक तख्ता अवश्य रखा जाए, जिससे घड़ी की आवाज़ पी से ये सीधा पी से आर तक ना पहुंच सके। घड़ी की आवाज़ जब स्पष्ट हो, तब आप देखेंगे कि कोण पी क्यू एन और आर क्यू एन बराबर हो, अर्थात अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो। यहाँ दिखाया गया है PQRN। ठीक है, ये कान है, ये घड़ी की आवाज़ है, एक पाइप है। ठीक है। यदि परावर्तक सतह ध्वनि स्रोत से 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित हो, तो परावर्तित ध्वनि को मूल ध्वनि से अलग सुना जा सकता है। विभिन्न पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन समान रूप से नहीं होता। धातु की चादर और प्लाईवुड ध्वनि के अच्छे परावर्तक हैं। कपड़े तथा संरंध्र पदार्थ जैसे कि कार्क, थर्मोकोल आदि ध्वनि के अच्छे परावर्तक नहीं हैं। सिनेमा हॉल की छतों, फर्श और दीवारों पर ध्वनि के अच्छे अवशोषक लगे रहते हैं। इससे ध्वनि का परावर्तन नहीं होता तथा प्रतिध्वनि भी सुनाई नहीं देती है। मनुष्य के कान दो ध्वनियों को केवल तभी अलग कर सकता है या स्पष्ट रूप से सुन सकता है, जब दोनों ध्वनियों में 1/10 सेकंड का समय अंतराल हो। वायु में ध्वनि की चाल 20 सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो याद रखेंगे, वायु में ध्वनि की चाल 20 सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है। 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4 गुणित समय बराबर 340 गुणित 1/10 बराबर 34 मीटर है। अतः मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि दोनों को अलग अलग स्पष्ट सुन सकना तभी संभव है, जब हम परावर्तक सतह से 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर हो। ध्वनि परावर्तन का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। इसके लिए ध्वनि संकेत समुद्र में भेजा जाता है। ध्वनि संकेत के महासागर के तल तक जाने तथा वापस आने में लगे समय के द्वारा उसकी गहराई को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये इसका उपयोग है। अब इनके उत्तर दीजिए। आपको अपने आवाज़ की प्रतिध्वनि किस स्थिति में सुनाई देगी? हमें अपने आवाज़ की प्रतिध्वनि तभी सुनाई देगी जब हम परावर्तक सतह से 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित रहेंगे। ठीक है, ये इसका उत्तर है, बताया भी हूँ आपको मैं। अब अगला प्रश्न है, लकड़ी, स्टील, एस्बेस्टस, कागज तथा थर्मोकोल में से किसके ऊपर पड़ने वाली ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देती है या प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है? यहाँ पर दो कंडीशन है कि आवाज़ प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है या प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। ठीक है, सूत्र बता रहा हूँ मैं।
स्टील के ऊपर पड़ने वाले ध्वनि स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ती है। थर्मोकोल के ऊपर पड़ने वाली ध्वनि की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ती है। ठीक है, उत्तर ये रहेगा कि स्टील के ऊपर पड़ने वाली ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देती है। थर्मोकोल के ऊपर पड़ने वाली ध्वनि की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। ये इसका उत्तर रहेगा, इसको आपको लिखना है। ध्वनि की चाल। बरसात के दिनों में आपने बादलों की गड़गड़ाहट तथा बिजली की चमक देखी होंगी। बादलों की गड़गड़ाहट तथा बिजली की चमक लगभग एक साथ उत्पन्न होती है, परंतु हमें चमक पहले दिखाई पड़ती है और गर्जना बाद में सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक है। प्रकाश का वेग 3 लाख मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि का वेग 0 सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड तथा 20 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर 340 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। हाँ, यहाँ क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर प्रकाश का वेग 3 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का वेग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रकाश का वेग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, प्रकाश का वेग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि का वेग 0 सेल्सियस में 332 मीटर प्रति सेकंड तथा 20 सेल्सियस पर 340 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब आता है ध्वनि के गुण। तीव्र तथा मंद ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। अधिक आयाम के कंपन तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कम आयाम के कंपन से मंद ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु की ओर जोर से ठोका जाता है तो वह वस्तु अधिक आयाम से कंपन करने लगती है और तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती। मोटी तथा पतली ध्वनि। आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय संगीत में 7 स्वरों सा रे ग म प धी न का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि यह क्रम बढ़ती हुई आवृत्ति के अनुसार ध्वनि सा से शुरू कर आगे बढ़ने पर पतली सुनाई देती है, अर्थात ध्वनि का तारतम्य बढ़ने लगता है। अधिक तारत्व अधिक तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है, जैसे महिलाओं की आवाज़, कोयल की कूक, मच्छरों की भिनभिनाहट तथा तीक्ष्ण ध्वनियाँ। इनकी आवृत्ति, इनकी तारत्व उच्च होती है। मतलब अधिक तारत्व के कारण ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है। कम तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है तथा मोटी सुनाई देती है, जैसे कि पुरुषों की आवाज़, शेर की दहाड़, ड्रम बजने से उत्पन्न ध्वनि निम्न तारत्व के कारण मोटी होती है। सुस्वर ध्वनि एवं शोर। ऐसी ध्वनि जो कर्ण प्रिय हो उसे हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं तथा जो ध्वनि कानों को अप्रिय लगे उसे शोर कहते हैं। अनियमित कंपनों से शोर उत्पन्न होता है। नियमित कंपन जो एक दूसरे में निश्चित संबंध रखते हैं मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। विभिन्न वाद्य यंत्रों के कंपन सुस्वर ध्वनि के उदाहरण हैं, जबकि बंदूक के चलने की आवाज़ कोलाहल है। ठीक है, अब आगे बाद में पढ़ेंगे, इतना आप पढ़िए और समझिए, लिखिए।